चलिए आगे बढ़ते हैं लास्ट क्लास से। लास्ट क्लास में हमने अभी तक पढ़ लिया है टैक्स क्या होता है, फिर उसके बाद में अपन ने आर्टिकल 265 पढ़ा, आर्टिकल 246 पढ़ा जिसमें 3 लिस्ट हुआ करती थी, यूनियन, स्टेट, कॉन्करेंट। फिर अपन ने पढ़ा कि एंट्री नंबर 82 पढ़ी, एंट्री नंबर 46 पढ़ी, इनकम टैक्स की पावर, एग्रीकल्चर इनकम पर टैक्स लगाने की पावर देखी अपन ने। उसके बाद अपन ने डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स के बीच में डिफरेंस भी देखा, जिसमें देखा डायरेक्ट टैक्स का बर्डन पास ऑन नहीं हो सकता, इनडायरेक्ट टैक्स का हो सकता है। एक प्रोग्रेसिव था, एक रिग्रेसिव था, फिर एक कुछ एग्जाम्पल देखे। सीबीडीटी सीबीआईसी के बारे में अपन ने जाना था लास्ट क्लास में, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स एंड सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम। इसके बाद में अपन पढ़ रहे थे सोर्सेज ऑफ इनकम टैक्स। सोर्सेज ऑफ इनकम टैक्स के अंदर अपन ने देखा था कि सबसे मेन और बेसिक और फंडामेंटल सोर्स ऑफ इनकम टैक्स है वो हमारा इनकम टैक्स एक्ट रहने वाला है 1961। एक्ट को सपोर्ट करने के लिए क्या बनाए जाते हैं, रूल्स बनाए जाते हैं। तो हमारे इनकम टैक्स रूल्स 1962 भी हमारे सोर्स में रहने वाले। इसके अलावा सर्कुलर, नोटिफिकेशन, केस लॉज और आपके एनुअल बजट, ये सारे भी हमारे सोर्सेज में थे। तो अब अपन ये जान लेते हैं कि रूल्स क्या होते हैं, तो आप इनके बारे में थोड़ा बहुत लिख लीजिए। सबसे पहली चीज तो रूल्स। लिखिए इसमें, रूल्स आर मेड टू सपोर्ट एक्ट। Rules are made to support act. If anything is not cleared, if anything is not cleared in act, then it will be clarified in rules. देन इट विल बी क्लियरिफाइड इन रूल्स। ये तो हो गए हमारे रूल्स क्यों बनाए जाते हैं। उसके बाद आता है सर्कुलर। इसमें लिखिए, circular are issued to clarify uncleared provisions of the act. तो क्लेरिफिकेशन देने के लिए सर्कुलर इशू किए जाते हैं। नोटिफिकेशन, कि नोटिफिकेशन आर इशूड to add or delete provisions in act. एक्ट में कोई नया प्रोविजन ऐड करना हो या डिलीट करना हो, उसके लिए नोटिफिकेशन। बाकी चीजें तो अपन डायरेक्टली वहीं देख सकते हैं। एनुअल बजट, जो हर साल बजट आता है, उसको फाइनेंस एक्ट भी बोला जाता है। तो हमारे ऊपर जो 2022 का बजट है, फाइनेंस एक्ट है, उसके प्रोविजन लगने वाले हैं जो रिसेंटली चेंज हुआ है। ये जून 2023, दिसंबर 2023 के एग्जाम तक ये लगेंगे। फिर 2024 के जून से फाइनेंस एक्ट 2023 लगने लगेगा। तो ये चीजें अपन ने देख ली बेसिक क्या होती है। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद में अपन क्या देखने वाले हैं, एक छोटा सा टॉपिक, हाउ एक्ट इज रिटन। अगर किसी भी एक्ट को लिखा जाता है तो उसका फॉर्मेट क्या होता है। देखिए, जिस भी चीज के लिए एक्ट बना रहे हैं, जैसे इनकम टैक्स एक्ट बना रहे हैं, तो सबसे पहले तो ऊपर होता है एक्ट, सबसे ऊपर होता है एक्ट।
एक्ट में होते हैं पार्ट्स, देन पैराग्राफ, देन आता है सेक्शन, देन आता है सबसेक्शन, देन आता है क्लोज, देन आता है सब क्लोज। और इसमें सब क्लोज भी होता है, वो इतना रेलिवेंट नहीं है। मतलब कोई भी एक्ट है तो ऐसे, भाई इनकम टैक्स का एक्ट है, फिर उसमें और डेप्थ और डेप्थ और डेप्थ, जितना डेप्थ में जाना होता है उसके अंदर और ये पार्ट बनाते जाते हैं। हालांकि लिए हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो मेनली ये आने वाली है, सेक्शन, सबसेक्शन, क्लोज। मेनली ये तीन चीज़ें हमारे लिए ज़्यादा यूज़ में आएगी, इंपॉर्टेंस रहती है इनकी। तो ये तीन चीज़ें अपने लिए मेनली काम में आने वाली है। तो ये अपन को एक फॉर्मेट ध्यान रखना है कि कोई भी एक्ट लिखा जाता है तो इस फॉर्मेट में चलता है। हालांकि अपन ऐसे बोलेंगे कि इनकम टैक्स का सेक्शन 1, 2, 3, 4, ये सब क्या है, ये सेक्शन से जिनमें बातें कही गई है, जो भी बातें अपन पढ़ेंगे इनकम टैक्स एक्ट की, वो किसी ना किसी सेक्शन में लिखी हुई होगी। क्या सेक्शन याद करना ज़्यादा जरूरी इनकम टैक्स में नहीं है, बट वहीं आप कंपनी लॉ वगैरह पढ़ोगे तो वहाँ पर सेक्शन याद करना भी थोड़ा ज़रूरी हो जाता है। इधर जितने आपको याद हो सकते हैं उतने कर सकते हैं आप। चलिए इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं आगे। अब इसके बाद में अपन को क्या शुरू करना है, अब अपन का एक और क्वेश्चन आता है, उसके बाद में अपन एक्ट शुरू करेंगे। हाउ मेनी सेक्शंस आर देयर इन इनकम टैक्स एक्ट। इनकम टैक्स एक्ट के अंदर कितने सेक्शन है भाई, पता है किसी को? तो इनकम टैक्स एक्ट में टोटल 298 सेक्शंस है। ये 298 सेक्शंस आप सीएस, एग्जीक्यूटिव, इंटर लेवल और प्रोफेशनल लेवल दोनों मिला के पढ़ोगे, ठीक है। आप यहाँ भी पढ़ोगे टैक्स, प्रोफेशनल लेवल पे ही पढ़ोगे, दोनों मिला के 298 है। इस लेवल पे मेनली 90 तक के सेक्शन होते हैं, ठीक है। वैसे टोटल जो सेक्शन है वो टोटल 298 सेक्शंस है। देयर आर टोटल 298 sections under Income Tax Act 1961। तो टोटल 298 सेक्शंस बनाए गए। इन्हीं सेक्शंस को हमें पढ़ना है और सबसे पहला सेक्शन अपन शुरू करने जा रहे हैं। तो अब अपन जो शुरू कर रहे हैं दैट इज इनकम टैक्स एक्ट। हमें अब शुरू करना है इनकम टैक्स एक्ट। होते हैं लेकिन वो ए बी सी डी ऐसे करके होते हैं, 298 ए बी ऐसे हो जाएंगे। तो 299 नाम से कोई सेक्शन नहीं है। अब अपन शुरू करने जा रहे हैं इनकम टैक्स एक्ट 1961। ये सब बेसिक है, अगले आने वाले 15 दिनों तक बेसिक ही चलेगा। तो अब हम बात करते हैं इनकम टैक्स एक्ट की। तो इनकम टैक्स एक्ट का सेक्शन 1, अब एक एक सेक्शन अपन जानने जा रहे हैं। तो सेक्शन 1 ज़्यादा काम का नहीं होता किसी भी एक्ट का। सेक्शन 1 में क्या होता है कि इसका नाम क्या होगा, ये कहाँ कहाँ एप्लीकेबल होगा, कब से एप्लीकेबल होगा, ये है। तो इसी तरीके से इस सेक्शन में भी वही है। तो इनकम टैक्स एक्ट का सेक्शन 1 क्या बोलता है, देखो सेक्शन 1 बोलता है कि दिस एक्ट
will be known as Income Tax Act 1961. It will be applicable to the whole of India, including the state Jammu and Kashmir. It will start working तो ये सेक्शन क्या बोल रहे हैं, इस एक्ट का नाम क्या होगा, इनकम टैक्स एक्ट 1961। कहाँ कहाँ लगेगा, पूरे के पूरे इंडिया में लगेगा, जम्मू कश्मीर में भी लगेगा, सब जगह लगेगा। वर्किंग कब से स्टार्ट होगी, 1 अप्रैल 1962 से ये इंडिया पे लगना चालू हो गया था, काम करना शुरू हो गया था ये एक्ट। तो सेक्शन 1 जो है जनरली काम का नहीं होता, बस हर कोई भी सेक्शन 1 पढ़ोगे एक्ट का नाम क्या होगा, कहाँ एप्लीकेबल होगा, यही बात करेगा वो। तो अभी अपना मेन सेक्शन जो आता है वो आता है सेक्शन नंबर 2, जहां पर कुछ डेफिनेशंस है। जनरली किसी भी एक्ट का सेक्शन 2 पढ़ ले, वहां पर हमें डेफिनेशंस ही मिलती है। सेक्शन 1 को शॉर्ट टाइटल एंड कमेंसमेंट बोलते हैं, मतलब इसका नाम क्या होगा, कहाँ कहाँ एप्लीकेबल होगा एंड ऑल, और इसमें डेफिनेशंस है। चलिए, तो अपन अब कुछ डेफिनेशंस पढ़ने जा रहे हैं। अब सेक्शन 2 के अंदर कुछ क्लोज है। जैसे मैं आपको यूं बोलूं कि ये क्या लिखा हुआ है, देखो अपन को अगर इसको पढ़ना हो तो कैसे पढ़ेंगे आप बताओ। सेक्शन 2 सबसेक्शन 7, लेकिन इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 2 और 10 के अंदर कोई सबसेक्शन नहीं है। इसका मतलब इनकम टैक्स पढ़ते टाइम में 2 के बाद में ब्रैकेट में या 10 के बाद में ब्रैकेट में कुछ लिख दूं तो उसको क्या पढ़ना है, क्लोज पढ़ना है। तो ये क्या लिखा हुआ है, सेक्शन 2 क्लोज 7। सिर्फ 2 और 10, बाकी सब के अंदर वही है। बाकी जैसे मैं अब मान लो ऐसे लिख दूं तो ये क्या है, सेक्शन 45 सबसेक्शन 1 ही है। इसका भी लॉजिक है कि ऐसा क्यों है वैसे तो इसके लॉजिक डेप्थ में है। जैसे डेफिनेशन जो है ना वो अल्फाबेटिकली बनती है, उनका आपस में कोई कनेक्शन नहीं होता। पहले ए नेम वाली डेफिनेशन आएगी, फिर बी सी डी ऐसे, मतलब वहाँ जो बातें लिखी गई है उनका आपस में कोई इंटरलिंकिंग नहीं है, सब अपने आप में अलग अलग बातें हैं। तो इसीलिए ब्रैकेट वाली बात, सबसेक्शन कहाँ बनाना पड़ता है, एक बात बोल दी अब इसके अंदर कुछ बात और बोलनी है तो सबसेक्शन बनाना होता है। यहाँ तो क्या है, बस एक बात बोल दी, डेफिनेशन दे रहे हैं, फिर उसके बाद में जो डेफिनेशन है वो फाइनल है, उसके अंदर कुछ भी नहीं बोलना है इसको। तो इसलिए डायरेक्टली क्या आ जाता है, क्लोज।
सब सेक्शन कब आता है? ये एक सेक्शन है, जैसे ये सेक्शन 2 है, अब सेक्शन 2 के अंदर कुछ बात बोलनी होती, लेकिन डेफिनेशन में तो जो बोल दी वही फाइनल है, उसके आगे उसमें कुछ डेप्थ में थोड़ी ना होता है कि इसमें ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, कभी डेफिनेशन में ऐसा नहीं होता है। तो इसलिए डेफिनेशन में डायरेक्टली एंडिंग पॉइंट क्लोज आ जाता है बस। तो 2 और 10 के ब्रैकेट में कभी भी नंबर लिख दे उसको अपन क्या बोलेंगे? सेक्शन 2 और क्लोज बोलेंगे, जो भी लिखा हुआ है। तो पहली डेफिनेशन जो अपन पढ़ने जा रहे हैं वो है अपनी सेक्शन 2 क्लोज 7 की डेफिनेशन, और यहां पर डिफाइन किया गया है असेसी को। असेसी को डिफाइन किया गया है यहाँ पर। क्लास ज्वाइन कर ली तुमने? कर ली थी क्या? तो वही तो पढ़ रहे हैं, असेसी। ठीक है, असेसी क्या होता है देखिए, अब इसको डिफाइन किया गया है। जैसे मान लो सारे बच्चों को मुझे एक साथ एड्रेस करके कुछ नाम देना हो आप सबको, तो क्या नाम दे सकता हूँ बताओ? नहीं भाई, स्टूडेंट बोल सकते हैं ना पढ़ने वाले बच्चों को अपन। तो जैसे पढ़ने वाले बच्चों को अपन स्टूडेंट बोलते हैं, वैसे ही इनकम टैक्स वालों ने जितने भी टैक्स भरने वाले लोग हैं उनको भी एक नाम दिया है। क्या दिया है? ये दिया है असेसी। बोले इतना हार्ड क्यों दिया, सिंपल सा ही दे देते। देखो असेसी वर्ड किससे बना है? असेस से। असेस, असेस का मतलब क्या होता है? कैलकुलेट करना। तो क्योंकि लोगों की इनकम कैलकुलेशन और टैक्स कैलकुलेशन का काम किया जाता है, इसलिए उनका नाम क्या रख दिया? असेसी। तो असेसी कौन होता है अगर डिफाइन करा जाए, तो असेसी वो व्यक्ति होता है जो इनकम टैक्स के अंदर रिटर्न फाइल कर रहा है, टैक्स पेमेंट कर रहा है, ठीक है, इनकम कैलकुलेशन होकर रिटर्न फाइलिंग हो रही है उसकी, या कोई वो पेनल्टी वगैरह भर रहा है, तो उस व्यक्ति को अपन क्या बोलते हैं? असेसी। मतलब असेसी का सिंपल सा मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए अपन को इनकम टैक्स वगैरह भरना हो तो क्या बनाना पड़ता है अपन को? पैन कार्ड बनाना पड़ता है, पैन नंबर होना चाहिए, उसके बिना अपना काम नहीं हो सकता। तो अपन ने पैन नंबर बना लिया, ठीक है। इस पैन नंबर से ही अपन क्या करते हैं? रिटर्न फाइलिंग करते हैं। पैन नंबर नहीं है तो रिटर्न फाइलिंग हमारी नहीं हो सकती है, ठीक है। तो अब पैन नंबर से जब आप रिटर्न फाइल करोगे तो भी पैन नंबर चाहिए, टैक्स भरोगे तो भी पैन नंबर चाहिए, पेनल्टी वगैरह भरोगे तो भी पैन नंबर चाहिए। इसका मतलब ये हो गया तुम इनकम टैक्स का कुछ भी काम कर रहे हो तो उसमें कुछ ना कुछ तो आपको चाहिए ही चाहिए। तो इसीलिए अपन ने क्या बोल दिया कि असेसी मतलब वो व्यक्ति जो टैक्स भरता है या रिटर्न भरता है या कोई भी पेनल्टी वगैरह भर रहा है, कुछ भी कर रहा है, वो सब क्या होते हैं? असेसी। तो देखो असेसी की डेफिनेशन कैसे दी गई है, इसको डिफाइन किया गया है असेसी। हिंदी में अपन इसको करदाता बोल सकते हैं, हालांकि करदाता टैक्स पेयर को बोला जाता है, लेकिन बोल सकते हैं असेसी मीन्स। नहीं, जरूरी नहीं है आप टैक्स पे करो, किसी का टैक्स नहीं बनता है फिर भी तो वो रिटर्न भर सकता है। ऐसा जरूरी थोड़ी कि आपका टैक्स बन रहा है तो ही रिटर्न भरो। कई लोग जीरो की रिटर्न भर देते हैं, तो रिटर्न तो भर ही सकते हैं आप, उसमें कोई इशू नहीं। इन लोन वगैरह लेना होता है ना तो वहाँ पर काफ़ी काम आता है, इसलिए भरते हैं लोग रिटर्न। जीरो की ना भर के 2 लाख की भर दो, 1.5 लाख की, उस पर कोई टैक्स वगैरह भी नहीं लगता है। लेकिन आप आगे जब भी लोन वगैरह लेते हैं काफ़ी सारे काम, तो उनमें काम आता है फिर रिटर्न। तो असेसी मीन्स ए पर्सन हु इज रिक्वायर्ड टू फाइल रिटर्न, पे टैक्स और एनी अदर सम। एनी अदर सम का मतलब क्या? इंटरेस्ट या पेनल्टी। अंडर दिस एक्ट। तो असेसी मतलब वो व्यक्ति जिस टैक्स भर रहा है, रिटर्न भर रहा है या कोई भी पेनल्टी भर रहा है, इनमें से कोई भी काम कर रहा है तो वो व्यक्ति क्या कहलाएगा? असेसी। मान लो अपन ने पैन कार्ड बना लिया, पैन कार्ड कौन बनवा सकता है बताओ? कोई भी बनवा सकता है, आप सब बनवा लो, चाहे आपके काम आएगा, किसी का भी नहीं बना हुआ हो तो भी, ठीक है। आगे जा करके आपने पैन कार्ड बना लिया, अब कल को मान लो आपको रिटर्न भर रहे हो तो आप क्या हो? असेसी हो, ठीक है।
आप टैक्स पे कर रहे हो, असेसी हो। इंटरेस्ट, पेनल्टी, कोई जुर्माना भर रहे हो इनकम टैक्स का, तो भी आप क्या हो, असेसी हो। तो ये सब केसेस में इसको क्या बोला जाता है, असेसी बोला जाता है। ये क्लियर है सभी को, असेसी क्या होता है? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। चलो एक और डेफिनेशन देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। सेक्शन 2 क्लोज 9 की। असेसमेंट ईयर की। अब अगर हमें इसको समझना है तो इसके साथ में एक और सेक्शन पढ़ रहे हैं। प्रीवियस ईयर, जो कि सेक्शन 3 में है, बताया गया है। इन दोनों को पहले समझना है, अभी अपन को कुछ भी नहीं लिखना है, ध्यान से समझिए इस बात को। देखिए यहां पर क्या होता है कि इनकम टैक्स जो है, आप एक बात बताओ, क्या आप इनकम टैक्स डेली पे करते हो? जैसे घर पे गए, मम्मी बोल रही है आज खाना नहीं बनाऊंगी, आज पहले इनकम टैक्स भर के आना है, फिर देखेंगे खाना आना, ऐसा तो कुछ होता नहीं है। ठीक है, तो इनकम टैक्स कैसे पे करते हैं? देखो जनरली बात कर रहे हैं, वैसे तो हर चीज़ के एक्सेप्शन है अपने आप में। जनरली क्या होता है कि इनकम टैक्स में बोलते हैं कि पहले तुम आराम से भाई पैसा कमाओ, ठीक है, पैसा कमा लो 1 साल तक, फिर अगले साल क्या करना, कैलकुलेट करना कि पिछले साल में टोटल कितना कमाया, फिर उस पर जो भी टैक्स बनता हो वो भर देना। तो पहले तो क्या होता है कि 1 साल में, जैसे ये अपना 1 साल है, इस साल में तो अपन क्या करते हैं, पैसा कमाने पे ध्यान देते हैं, इनकम अर्न करते हैं। ठीक है, इसके अगले साल में, ये जो नेक्स्ट ईयर है, इसमें क्या करते हैं, इनकम को असेस करते हैं। असेस मतलब कैलकुलेट, कि भाई हमने कितना कमाया, क्या कमाया, और फिर असेस करके उस पर क्या कर देते हैं, टैक्स पे कर देते हैं। जिस साल में अपन ये पैसा कमाते हैं उस साल को बोला जाता है प्रीवियस ईयर, और जिस साल में हम इनकम को असेस करके टैक्स पे करते हैं उस ईयर को क्या बोला जाता है, असेसमेंट ईयर बोला जाता है। ठीक है, अब असेसमेंट ईयर में हम इनकम को असेस करते हैं, फिर टैक्स पे कर देते हैं, और इधर अपन इनकम अर्न करते हैं बस। तो जिस साल में अपन इनकम कमाते हैं वो प्रीवियस ईयर, और जिसमें असेस करके पे करते हैं असेसमेंट ईयर। और जब भी आप एग्जाम दे रहे होंगे या जो भी कैलकुलेशन कर रहे होंगे, आप हमेशा असेसमेंट ईयर में बैठे होंगे। ठीक है, आप एग्जाम कब दे रहे होंगे, अगले साल जून में, दिसंबर में। ठीक है, तो उस टाइम जो साल चल रहा होगा, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया, आपसे इनकम निकलवाएगा, टैक्स निकलवाएगा, मतलब जिस साल में कैलकुलेशन होती है, भाई आप मान लीजिए 23-24 के अंदर बैठे हैं, 23-24 ईयर में बैठ के आप कैलकुलेशन कर रहे हैं, मतलब वो ईयर तो आपका क्या है, असेसमेंट ईयर। तो जो भी क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन आएगी वो किसकी आएगी, पिछले साल की, प्रीवियस ईयर की। तो हमारा असेसमेंट ईयर कौन सा होगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से? तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो अपना असेसमेंट ईयर होने वाला है वो होने वाला है 2023-24। ठीक है, इस साल में तो अपन क्या करेंगे, कैलकुलेशन। सर अभी ये साल आया नहीं है, बट अपन पढ़ना तो पहले शुरू करेंगे ना, तो इसलिए जब अपन एग्जाम देंगे तब ये साल अपना चल रहा होगा। ठीक है, अगले साल। तो ये जिस साल में अपन कैलकुलेशन कर रहे होंगे, सब कुछ निकाल रहे होंगे, वो तो क्या है, असेसमेंट ईयर। और कौन सा साल चला गया होगा सर? सर 2022-23 जा चुका होगा, तो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये ईयर फिक्स्ड रहने वाला है। मतलब हमारे आने वाले एग्जाम के लिए असेसमेंट ईयर रहेगा 2023-24, प्रीवियस ईयर रहेगा 2022-23। ये ईयर हमको याद रखना है। और ये ईयर कैसे चलते हैं, फाइनेंशियल ईयर वाइज। 1 अप्रैल को शुरू होगा, जैसे ये अपना असेसमेंट ईयर 1 अप्रैल 2023 से लेकर के 31 मार्च 2024 तक चलेगा। और ये वाला ईयर क्या होगा, ये ईयर 1 अप्रैल 2022 से लेकर के 31 मार्च 2023 तक चलेगा। अब इसमें एक और बात ध्यान में देने वाली है, असेसमेंट ईयर जो है वो कितने टाइम का होता है सर? 12 मंथ का होता है, 12 महीनों का असेसमेंट ईयर होता है।
प्रीवियस ईयर सर, प्रीवियस भी तो 12 का होता है, बिल्कुल जनरली 12 का होता है। देखो प्रीवियस ईयर में हमने एक बात बोली कि प्रीवियस ईयर क्या होता है, जनरली 12 मंथ्स का होता है। मतलब सर जरूरी नहीं है हमेशा 12 मंथ्स का हो, बिल्कुल। जस्ट सपोज करो कि किसी व्यक्ति ने अपना बिजनेस ही 1 अक्टूबर 2022 को खोला, वो कमाना ही 1 अक्टूबर से शुरू करा, तो फिर उसका प्रीवियस ईयर अप्रैल से कैसे शुरू हो सकता है जब वो कमाता ही नहीं था, उसका कोई बिजनेस ही नहीं था। लेकिन सर असेसमेंट ईयर तो ऑलवेज प्रीवियस के बाद ही आएगा ना। तो वो तो ऑलवेज किसका रहेगा, 12 का ही रहना है, कुछ भी कर लो। तो असेसमेंट ईयर तो हमेशा प्रीवियस के बाद ही आता है, और प्रीवियस तभी आएगा जब तुमने कमाना शुरू कर दिया है। तो इसीलिए असेसमेंट ईयर तो हमेशा 12 महीने का होगा, लेकिन प्रीवियस ईयर 12 महीने से कम का भी हो सकता है यदि हमने इनकम अर्निंग बिजनेस साल के बीच में शुरू किया हो। तो इस व्यक्ति के लिए प्रीवियस ईयर कहाँ से चालू होगा, 1 अक्टूबर 2022 से, और 31 मार्च 23 को खत्म हो जाएगा। खत्म होने की डेट फिक्स्ड है, शुरू होने की डेट चेंज हो सकती है। हाँ, असेसमेंट ईयर में जितनी भी इनकम लेंगे वो 1 अक्टूबर से 31 मार्च में जो भी कमाया होगा, उससे पहले तो आपने कमाया ही नहीं है, तो उससे पहले की लेंगे ही नहीं। तो बात क्या बन गई, असेसमेंट ईयर तो हमेशा 12 महीने का, प्रीवियस ईयर जनरली 12 महीने का होता है, बट 12 महीने से कम का कब हो सकता है, जब बिजनेस ही साल के बीच में शुरू किया जा रहा हो, कमाना ही साल के बीच में शुरू किया जा रहा हो। अब अगले साल जब हम इनकम की कैलकुलेशन करेंगे, तो जब हमारा बिजनेस शुरू हुआ था तब से ही अपन लेंगे। हालांकि ये ईयर नहीं है, फिर भी अपन इसको ईयर ही बोलेंगे, प्रीवियस ईयर के नाम से ही जाना जाता है इसको। दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 4 महीने, हाँ। अब इस साल, अगले साल तो आपका चालू हो गया ना फिर अप्रैल से, अगला साल तो पूरा ही रहेगा। बस जब नया फ्रेश चालू करेंगे ना, तभी वो हो सकता है कम, बाकी तो जब आपका ऑलरेडी कोई चीज चल रही है तो वो तो पूरा साल ही है। ठीक है, अब अगले साल 1 अप्रैल से अपना अगला प्रीवियस ईयर चालू हो जाएगा। नेक्स्ट ईयर क्या हो जाएगा हमारा, प्रीवियस ईयर तो 23-24 बन जाएगा, और असेसमेंट ईयर 24-25 बन जाएगा। जनवरी मार्च में एंड हो जाएगा हर एक साल, और अप्रैल से नया साल चालू हो जाएगा। हाँ, और मार्च में करोगे तो भी मार्च में ही खत्म हो जाएगा, 31 मार्च के बाद में नया साल है। तो ये चीजें होती है। तो अपन ने दोनों में क्या देखा, प्रीवियस ईयर वो ईयर होता है जिसमें अपन पैसा कमाते हैं, इनकम। असेसमेंट ईयर वो होता है जिसमें हम इनकम को असेस करके टैक्स पे कर देते हैं। ठीक है, दोनों, प्रीवियस ईयर भी 12 मंथ्स का होता है, असेसमेंट ईयर भी 12 मंथ्स का होता है। बट अगर बिजनेस ही साल के बीच में शुरू हुआ हो तो प्रीवियस ईयर 12 मंथ से कम का भी हो सकता है। हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा प्रीवियस ईयर क्या रहने वाला है, हमारा प्रीवियस ईयर रहने वाला है 2022-23, और असेसमेंट ईयर क्या रहने वाला है 2023-24। इसमें किसी का कोई डाउट है? चलिए अपन नोट्स लिख लेते हैं इसके। अब जब अपन डेफिनेशन जाकर के पढ़ते हैं, देखिए सेक्शन 2 क्लोज 9 की, तो इसमें पहले एक लाइन लिखी हुई है। क्या लाइन लिखी हुई है, देखो, असेसमेंट ईयर इज जस्ट सब्सिक्वेंट ईयर ऑफ प्रीवियस ईयर। ऑब्वियसली असेसमेंट ईयर ऑलवेज प्रीवियस ईयर के बाद ही आता है। और प्रीवियस ईयर की पढ़ेंगे तो क्या लिखा हुआ है, इट इज जस्ट प्रीसीडिंग ईयर ऑफ असेसमेंट ईयर।
क्योंकि वो असेसमेंट ईयर के ऑलवेज पहले ही आता है। और बाकी भी बातें अपन ने लिखी, आप इसको नोट कर लीजिए यहाँ से। सेक्शन 2 क्लोज 9 असेसमेंट ईयर पहले नोट करना है अपन को।
चलिए यहाँ तक लिख लो इस क्लास में, इससे आगे अपन नेक्स्ट क्लास में बढ़ेंगे और सेक्शन 4 चार्जिंग सेक्शन पढ़ेंगे। सेक्शन 4 काफ़ी इंपॉर्टेंट है।